Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आज का हमारा जो टॉपिक है वो है ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनालिटी। हमने पिछली वीडियो में मेजरमेंट ऑफ पर्सनालिटी के बारे में बात की थी और स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टेस्ट के बारे में बात की थी बड़ी डिटेल में। तो आपको अब ये बताने की ज़रूरत तो नहीं है कि स्टैंडर्डाइज टेस्ट क्या होता है। तो ये ऑब्जेक्टिव टेस्ट जो है ये स्टैंडर्डाइज पर्सनालिटी टेस्ट है। अच्छा, इसका अगर हम मेनली बात करें ऑब्जेक्टिव जो टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी हैं तो ये सेल्फ असेसमेंट या सेल्फ रिपोर्ट के ऊपर जो है वो बेस करते हैं। समझ लें कि ये हमारा एक सेल्फ रिपोर्टिंग सिस्टम है जिसमें एक इंडिविजुअल खुद से अपने बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। और इसके जो ऑब्जेक्टिव आप इसे याद रख लें कि जैसे जिस तरह से एग्ज़ाम में आपका ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है ना, यहाँ पे ऑब्जेक्टिव का वो मतलब है कि बहुत जिसके शॉर्ट और प्रिसाइज जो है वो आंसर्स होते हैं, जिसको हम फिक्स्ड एंड आंसर्स कहते हैं कि आपने सिर्फ जो है वो यस और नो और करेक्ट या इनकरेक्ट और उसके आपने जो है इस तरह के जवाब देने होते हैं, या दो तीन ऑप्शंस और हो सकते हैं। जिस तरह से आपके एमसीक्यूज होते हैं ना, वो ऑब्जेक्टिव आइटम्स हैं। तो इस तरह से इनमें ऑब्जेक्टिव आइटम्स यूज़ किए जाते हैं जिनके बहुत मुख्तसर से जवाब होते हैं। और इसके अलावा इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, एक तो यस और नो या इनकरेक्ट इनकरेक्ट, या कुछ चीज़ें जो हैं वो इनकम्प्लीट सेंटेंसेस की फॉर्म में होती हैं और उनको आपने कंप्लीट करना होता है। और उसके लिए भी आपको जो है वो और इनकम्प्लीट सेंटेंसेस में भी आपको सिर्फ एक या दो अल्फाज की इजाज़त दी जाती है कि इससे ज़्यादा आपने जो है वो अल्फाज यूज़ नहीं करने सेंटेंस को कंप्लीट करने के लिए। यानी आप मुकम्मल तौर पे बाउंड होते हैं और बिल्कुल शॉर्ट और प्रिसाइज जो है आंसर आपने देना होता है, चाहे आपने सेंटेंस कंप्लीट करना है, चाहे आपने एमसीक्यूज की फॉर्म में करेक्ट इनकरेक्ट या यस नो का आंसर देना है। तो ये टेस्ट भी जो है वो स्टैंडर्डाइज्ड होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि एक सैंपल के ऊपर पूरे तरीके से इसकी जो है वो क्राइटेरिया बने होते हैं, पूरे नॉर्म्स बने होते हैं और मैनुअल के अंदर वो सारी चीज़ें जो डाटा टेबल्स स्कोर्स की सूरत में मौजूद होते हैं। तो इस वजह से जो है इनको आपने बिल्कुल उसी तरह इनकी स्कोरिंग करनी होती है। और इस स्कोरिंग का फ़ायदा ये होता है कि इसमें जो चेक करने वाला है या जो स्कोरिंग करने वाला है उसके जो बायसेस हैं वो इसके अंदर जो हैं वो रिजल्ट्स को वो नहीं करते, रिजल्ट्स को इफेक्ट नहीं करते। क्योंकि देखिए ना, अगर आपने कोई जैसे आपका जो ऑब्जेक्टिव पेपर है, आप हम उसकी मिसाल ले लेते हैं कि आपके एमसीक्यूज का पेपर है, उसमें चाहे मैं चेक करूंगी, चाहे कोई और टीचर चेक करेगी, चाहे बोर्ड में कोई इंसान चेक करेगा, जो आंसर सही है, यस नो है, करेक्ट इनकरेक्ट है, जो भी चीज़ है वो उसकी एज इट इज़ जो है वो स्कोरिंग हो जाएगी। लेकिन जो आपका सब्जेक्टिव पेपर होता है उसमें जैसे आपने कोई ऐसे लिखना है या जैसे आपने कोई थ्योरी लिखनी है, तो वहाँ पे फिर हर जो एग्जामिनर है वो अपनी मर्जी से नंबर देता है। तो इस वो जो उसकी अपनी मर्जी होती है ना, या जो उसकी अपनी चॉइस होती है, एक इंसान को किसी का राइटिंग स्टाइल पसंद आ जाता है, एक इंसान को किसी का कोई जुमला लिखा हुआ पसंद आ जाता है, एक इंसान को किसी का कोई कंटेंट जो है वो ज़्यादा अच्छा लगता है तो उसको नंबर ज़्यादा दे दिए जाते हैं। तो इसको हम बायसिस कहते हैं। यानी जो एग्जामिनर है या जो इंसान टेस्ट ले रहा है उसके अपने इंटरेस्ट, पसंद नापसंद, उसकी लाइकिंग डिसलाइकिंग जो है वो असर करती है रिजल्ट्स को, अगर के टेस्ट जो है वो स्टैंडर्डाइज ना हो। तो इसलिए ये इसमें चूंकि हमारे पास बहुत ज़्यादा चॉइस ही नहीं होती, बहुत ज़्यादा डिटेल की चॉइस ही नहीं होती, शॉर्ट मैंने आपको बताया बिल्कुल शॉर्ट और प्रिसाइज आंसर होते हैं। अगर सेंटेंसेस कंप्लीट करने हैं तो उनकी भी जो है वो एक या दो अल्फाज के अंदर कंप्लीशन आपको चाहिए होती है। तो इसमें ये जो उसके चेक करने वाले के या रिजल्ट निकालने वाला जो एग्जामिनर है या जो एक्सपेरिमेंटर है, उसके बायसिस तकरीबन ना होने के बराबर होते हैं, मिनिमल या ना होने के बराबर। तो इसलिए इनको प्रोजेक्टिव टेक्निक्स के से ज़्यादा इनके जो टेस्ट हैं वो इनके जो रिजल्ट्स हैं वो ज़्यादा अच्छे और ज़्यादा बेहतर माने जाते हैं। अच्छा, इनकी एक और जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है स्कोरिंग बहुत इजी होती है, क्योंकि मैनुअल के अंदर जो है वो आपने लिखा होता है, जैसे पेपर में आपके पास एक की है उसी तरह मैनुअल में आंसर्स लिखे होते हैं और इन आंसर को देख के तो है वो स्कोरिंग करनी होती है। तो स्कोरिंग बहुत इजी होती है। तो बहुत ज़्यादा जो एक्सपर्टीज़ है
वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती इसको चेक करने के लिए, कि कोई भी इंसान मैनुअल को देख के वो स्कोरिंग कर सकता है। तो बहुत ज़्यादा समझ लें कि बहुत ज़्यादा, थोड़ी बहुत तो ज़ाहिर एक्सपर्टीज, ज़ाहिर किसी को तरीका आता होगा चेक करने का तो करेगा, लेकिन बहुत ज़्यादा जो है ना एक्सपर्टीज़ वो बहुत ज़्यादा नहीं चाहिए होती। अब हम ये देखते हैं कि इसकी डिफरेंट टाइप्स कौन कौन सी हैं। हमारा सबसे पहला जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट ऑफ पर्सनैलिटी है वो है मिनीसोटा मल्टीफेजिक पर्सनैलिटी इन्वेंट्री, जिसको हम ब्रीफली एब्रीविएशन में MMPI कहते हैं, और ये सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला टेस्ट है और रिसर्च भी सबसे ज़्यादा इस पर हुई है। इसकी डेवलपमेंट जो है हाथावे एंड मैकिनले ने की लेट 1930s में, और उसके बाद डॉक्टर लईक मिर्ज़ा ने इसको पाकिस्तान में भी ट्रांसलेट किया। इसकी शुरू में जब उन्होंने इसको बनाया तो इसमें 566 क्वेश्चन थे, और जो जिनको बाद में फिर पायलट टेस्टिंग और ये सारी चीज़ों के बाद 550 तक रिड्यूस कर दिया गया। फिर इसकी डिफरेंट रिवीजन्स भी बनाई गई क्योंकि ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता था टेस्ट, तो फिर कहा गया कि इसके आइटम्स जो हैं इतने ज़्यादा, जो मेंटल पेशेंट्स हैं या जिनको मेंटल हेल्थ प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए इतने ज़्यादा क्वेश्चंस के आंसर करना जो है वो मुश्किल है। जो इसके क्वेश्चंस थे वो ट्रू और फॉल्स की सूरत में उनके आंसर देने होते थे और देने होते हैं। और अब ये जो है MMPI ओरिजिनली जो है वो 9 मेंटल डिसऑर्डर्स को असेस करता है, जिसमें डिप्रेशन, पैरानोया, स्किज़ोफ्रेनिया एक्सेट्रा शामिल है। और जो प्रोफेशनल्स हैं इसका, जो अगर हम यूजेस की बात करें तो ये असेसमेंट और डायग्नोसिस के लिए इस्तेमाल होता है, डिफरेंट मेंटल हेल्थ कंडीशंस के लिए। और उसके अलावा ये ट्रीटमेंट के दौरान पेशेंट की जो हालत है उसकी इम्प्रूवमेंट या डिटीरियोरेशन को देखने के लिए भी जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। जो दूसरा हमारा टेस्ट है वो है 16PF या 16 पर्सनैलिटी फैक्टर। अगर आपको याद हो कैटल की पर्सनैलिटी थ्योरी, मैंने पिछली किसी वीडियो में आपको ये पढ़ा करवाई है इसी के अंदर, पर्सनैलिटी के चैप्टर के अंदर। तो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स उसने दिए थे, फैक्टर एनालिसिस के तरीका जो उसने स्टैटिस्टिकल तरीका इस्तेमाल किया था 16PF का। और उसमें उसने जो है वो उसने कहा कि हर पर्सनैलिटी किसी भी इंडिविजुअल की है, उसमें 16 फैक्टर्स या डायमेंशंस होते हैं, और उसी की बेस पे उसने ये 16 पर्सनैलिटी फैक्टर की असेसमेंट के लिए जो है वो ये वाला टेस्ट बनाया, जिसको 16PF का नाम दिया जाता है। इस टेस्ट में फर्स्ट चॉइस क्वेश्चन होते हैं, जैसे मैंने पहले भी आपको बताया कि बस यस और नो या ट्रू और फॉल्स में जो है वो जवाब देने होते हैं, और उसमें जो सारे फैक्टर्स हैं वो उसके अंदर मौजूद होते हैं, उसकी डायमेंशंस। और उसमें उस हर एक को 3 अल्टरनेटिव्स दिए जाते हैं। उसने हर एक जो सब्जेक्ट है उसने उन 3 अल्टरनेटिव्स में से कोई एक ऐसा चुनना होता है जिसको लगता है कि उसकी पर्सनैलिटी से मैच कर रहा है। आमतौर पर ये इस्तेमाल होता है करियर काउंसलिंग में, ये इस्तेमाल होता है। जैसे हमने वो बात की ना उसकी MMPI की, कि वो मेंटल हेल्थ कंडीशंस के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन ये जो है ये काउंसलिंग के लिए और नॉर्मल लोगों की जो पर्सनैलिटी है उसकी इसके लिए इस्तेमाल होता है, या फिर बिजनेस में इस्तेमाल होता है एम्प्लॉय टेस्टिंग के लिए। क्योंकि इसमें जाहिर है हमारे पास जो पर्सनैलिटी की डिफरेंट फैक्टर्स और डायमेंशन हैं उनको हम कहीं भी किसी भी जगह पे रिक्रूटमेंट के लिए या काउंसलिंग के लिए, कैरियर की सिलेक्शन के लिए कहीं पे भी उनकी जो असेसमेंट है उसको हम यूज़ कर सकते हैं। कैटल ने जो 16 पर्सनैलिटी फैक्टर्स बनाए थे ये इसके अंदर देखे हमें तस्वीर में नज़र आ रहे हैं। वार्म, टेंस, कंट्रोल्ड, सेल्फ सफिशेंट, एक्सपेरिमेंटिंग, एप्रीहेंसिव, या जो इंसान डरपोक है या इमेजिनेटिव है, सस्पिशियस है। उसने जो अपनी जब फैक्टर एनालिसिस के ज़रिए उसने ये 16 डायमेंशन जो है ये पर्सनैलिटी की उसने दी थी, कि कोई इंसान कितना इमोशनली स्टेबल है, कितना एंथुजियास्टिक है, कितना कॉन्शियंशियस है, कितना बोल्ड है। तो ये चीज़ें जो हैं वो उसने जो, और फिर इन्हीं जो कंस्ट्रक्ट्स को या इन्हीं समझ लें डायमेंशंस को उसने मेजर करने के लिए जो बनाया टेस्ट, उसको उसने 16PF का नाम दिया। अब ये देखें इसके अंदर ये उसने डिफरेंट किस्म की यहाँ पे भी जो कैरेक्टरिस्टिक हैं, बट उसने किस तरीके से उसकी जो स्टेटमेंट्स बनाई ये उसने उसके अंदर शामिल की, कि ये वाली जो डायमेंशंस हैं इसके ऊपर जो इंसान है वो ये डिफरेंट किस्म के क्वेश्चंस हैं या आइटम्स हैं जिसका जवाब जो है वो उसने जो सब्जेक्ट होता है उसने देना होता है।
तो यहाँ से फिर जो है उसकी शख्सियत के बारे में, उसकी पर्सनैलिटी के बारे में जो है वो उसको साथ वो दिए होते हैं, कुछ ऑल्टरनेटिव ऑप्शन दी होती हैं, और उसमें उसने इनमें से किसी एक को चूज़ करना होता है। हमारा जो थर्ड वन है ऑब्जेक्टिव टेस्ट, वो है कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री। इसको कुछ लोग कैलिफोर्निया पर्सनैलिटी इन्वेंट्री भी कहते हैं। तो ये दोनों नाम इसके जो हैं वो चलते हैं, कैलिफोर्निया साइकोलॉजिकल इन्वेंट्री। अच्छा, आपको इन सारे जो टेस्ट हैं इनकी एब्रीविएशंस पता होनी चाहिए, क्योंकि एमसीक्यूज में समटाइम वो पूरा पूरा नाम नहीं लिखते, और उसके बारे में जो है वो कोई एमसीक्यू आ जाता है या शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है, या उसका फुल नेम पूछ लेते हैं या उसका एब्रीविएशन पूछ लेते हैं। तो ये आपको इनका नाम भी पता होना चाहिए और इनकी एब्रीविएशन भी पता होना चाहिए। ये भी एक सेल्फ रिपोर्ट मैयर है, जिसमें इंडिविजुअल जो है उसको क्वेश्चन दिए होते हैं, और उसने जो है, ये मैंने एक तस्वीर भी आपके लिए लगाई है ताकि आप देखें कि इसके अंदर कौन कौन किस किस तरह के आइटम्स होते हैं। अच्छा, इसमें सीपीआई में और एमएमपीआई में एक डिफरेंस ये है कि ये नॉर्मल लोगों की असेसमेंट के लिए इस्तेमाल होती है। एमएमपीआई जो है वो मेंटल पेशेंट्स के लिए, जबकि ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स की डिफरेंट किस्म की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं या उनके बिहेवियर्स हैं या उनकी पर्सनैलिटी कंस्ट्रक्ट्स हैं, उनको उनकी ट्रेट्स को देखने के लिए इस्तेमाल की जाती है। जैसे मिसाल के तौर पे इस तरह की चीज़ें देखनी होती हैं, जैसे टॉलरेंस कितनी है किसी भी इंसान के अंदर, फिर उसके अलावा उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी कितनी है, यानी डिफरेंट किस्म की जो पर्सनैलिटी ट्रेट्स हमारे अंदर मौजूद होती हैं उनको मैयर करने के लिए ये इस्तेमाल की जाती है। फिर उसके अलावा जो है एम्पथी, एक इंसान कितनी है, ये दूसरे के साथ कितना एम्पथेटिक है। तो इस तरह की जो कैरेक्टरिस्टिक या नॉर्मल इंडिविजुअल की पर्सनैलिटी ट्रेट्स हैं उनको मैयर करने के लिए ये की जाती है। और इसको डेवलप किया था हैरिसन गो ने, हैरिसन जी गो। और फर्स्ट पब्लिश जो इसकी पब्लिकेशन थी वो थी 1956 में। उसके बाद इसकी भी रिवीजन हुई, और जो है इसके अंदर भी जो है कुछ चीज़ें और चेंज की गई, नई डाली गई, या पुरानी जो है वो की गई। अच्छा, और इसके बाद क्या है, सोशल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल जो बिहेवियर है ना, वो भी ये इसके ज़रिए से मैयर किया जाता है। सोशल कम्युनिकेशन और इंटरपर्सनल बिहेवियर के एक इंसान जो है वो दूसरे इंसान के साथ सोसाइटी में किस तरीके से एडजस्ट कर रहा है, और किस तरीके से जो है वो अपनी ज़िंदगी बेहतर तरीके से गुजारने के लिए अपने प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, और दूसरे लोगों के साथ अपने रिलेशनशिप्स को किस तरह से बेहतर बना रहा है। तो ये सारी चीज़ें जो है इसके ज़रिए से एक नॉर्मल इंडिविजुअल्स के अंदर मैयर की जाती हैं। ये भी आपको क्वेश्चन आ सकता है कि एमएमपीआई और सीपीआई में डिफरेंस क्या है। तो उसमें एमएमपीआई जो है वो मेंटल डिसऑर्डर्स के लिए को असेस करने के लिए और डायग्नोस करने के लिए यूज़ की जाती है, जबकि ये नॉर्मल इंडिविजुअल्स की पर्सनैलिटी ट्रेट्स को मेजर करने के लिए यूज़ की जाती है। नंबर 4 पे जो ऑब्जेक्टिव टेस्ट आ जाता है वो है एडवर्ड्स पर्सनल प्रेफरेंस स्केड्यूल, EPPS। इसका भी आपको एब्रीविएशन भी याद होना चाहिए, क्योंकि एक दफ़ा ना इस तरह सवाल आ गया था और बच्चे परेशान हो गए थे कि ये सीपीआई का सवाल था कि सीपीआई, ये तो हमने पढ़ा ही नहीं हुआ, हालांकि बहुत अच्छे तरीके से हम इसको पढ़ चुके हैं। अच्छा, अब इसमें ये जो है वो एडवर्ड्स ने बनाया था, और इसकी जो उसने बेस रखी थी वो उसने रखी थी मरे की थ्योरी के ऊपर। मरे की जो बेसिक नीड्स की थ्योरी है उसके ऊपर उसने रखी थी, और उसके मुताबिक उसने इस जो पर्सनैलिटी की 15 नॉर्मल पर्सनैलिटी की जो नीड्स हैं उसके ऊपर इसने उसको मैयर करने के लिए इसने ये बनाई थी। अब ये जो 15 जो नीड्स हैं एडवर्ड के मुताबिक वो ये हैं: अचीवमेंट, डेफरेंस, ऑर्डर, एग्जीबिशन, ऑटोनॉमी, एफिलिएशन। ये साथ साथ उसने उसकी एब्रीविएशन भी दी हुई है: इंट्रासेप्शन, सकोरेंस, डोमिनेंस, अबेसमेंट, नर्चरेंस एक्सेट्रा। ये सारी उसने इन जो नीड्स है ना उनकी, इसको आप अच्छे से पढ़ें। अ नीड टू अकम्प्लिश टास्क वेल, अचीवमेंट का ये मतलब है। अ नीड टू कन्फर्म टू कस्टम्स, डेफरेंस है। अ नीड टू प्लान वेल एंड बी ऑर्गेनाइज्ड, ये ऑर्डर है। तो ये सारी जो 15 नीड्स थी उनको
इनमें से आप नाम इनके कुछ के याद कर लें इसमें लिखने के लिए। सबको इतनी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अलग से कोई इस तरह से लॉन्ग क्वेश्चन नहीं आता। ऑब्जेक्टिव का जो पर्सनैलिटी टेस्ट का क्वेश्चन आता है, तो उसमें आप इसमें इनके नाम लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद क्या है, इसने इन नीड्स के पेयर्स बनाए, और इन क्योंकि उसने ये देखा कि कुछ लोग जो है सोशल डिज़ायरेबिलिटी का एलिमेंट जो है इसके अंदर ले आते हैं, और वो ये देखते हैं कि मैं हम जवाब इस चीज़ पे दें कि जिस चीज़ पे लोग हमें पसंद करें। तो उसने फिर ऐसे पेयर्स बनाए जो कि इक्वली, उसके अंदर उसने वो वाली सारी ट्रेड्स रखी जो इक्वली डिज़ायरेबल थी, ताकि जो लोग हैं वो अपने जवाब जो है वो उनमें झूठ ना बोल सकें, चीज़ों को, हकाइक को तोड़ ना सकें, तोड़ मरोड़ के मसख ना कर सकें। तो उसने इक्वली डिज़ायरेबल ट्रेड्स के पेयर्स बनाए, और उनको कहा जाता था कि इसमें आपने किसी एक स्टेटमेंट को, पेयर में से किसी एक पेयर को जो है वो आपने सेलेक्ट करना है। तो इस तरह से फिर इंडिविजुअल, ये भी वही एक सेल्फ रिपोर्ट मैयर या सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री ही है। अभी तक हमने जितनी पढ़ी वो सारी सेल्फ रिपोर्ट मैयर्स हैं या इन्वेंट्रीज हैं, जिनके अंदर इंडिविजुअल या सब्जेक्ट जो है वो अपनी ज़ात के बारे में, अपनी प्रेफरेंसेस, अपने एटीट्यूड्स, अपने ट्रेड्स के बारे में जो है वो बता रहा होता है। तो ये भी एक सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्री है। अगर हम इसके यूजेस की बात करें तो ये जो है पाकिस्तान में काफ़ी ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है, ख़ास तौर पे आर्मी में, और उसके अलावा जो है प्रोफेशनल जो है इसको काउंसलिंग के लिए भी यूज़ कर रहे होते हैं। काउंसलिंग में भी इसका इस्तेमाल काफ़ी ज़्यादा है, और उसके बाद एजुकेशन में भी, जब आपने कोई रिक्रूटमेंट करनी होती है या इस किस्म की चीज़ें जो हैं, उसके लिए भी ये जो EPPS है ये काफ़ी ज़्यादा इफ़ेक्टिव है और पाकिस्तान में इस्तेमाल की जाती है। सबसे लास्ट पे जो हमारी आ जाती है ऑब्जेक्टिव टेक्निक, वो है द एडजेक्टिव चेकलिस्ट। एडजेक्टिव का आपको पता ही है, एडजेक्टिव किसको कहते हैं? इसको कहेंगे ACL। एब्रीविएशन बार बार आपको बता रही हूँ, आपने इसको याद करना है। अच्छा, इसके अंदर जो है वो 300 जो है वो ऐसे एडजेक्टिव शामिल किए गए जो कि किसी भी इंसान की पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब कर सकते हैं। ठीक है, तो उन एडजेक्टिव को यूज़ किया गया, और उस, जैसे मिसाल के तौर पे ये मैंने इधर मिसालें दी हुई हैं: एक्सेलरेटेड, सोरिंग, मैरी, जॉयस, ह्यूमरस, प्लेफुल, लिरिकल, ड्रीमी, पैथेटिक। ये सारे जो हैं इनमें 300 इस्तेमाल किए गए। और उसके बाद जो है इसमें रिस्पोंडेंट्स को कहा जाता है कि कोई भी ऐसा एडजेक्टिव सेलेक्ट करें जो उनकी पर्सनैलिटी को बेहतर तरीके से मैयर करता है, कोई जिससे उसकी उनकी पर्सनैलिटी की ट्रेट जो है वो सामने नज़र आती है, जो उनकी पर्सनैलिटी को डिस्क्राइब करता है और परेशान वो डिफाइन करता है। अच्छा, इसमें तकरीबन 10 से 15 मिनट लगते हैं इसको कंप्लीट होने में, और ये इंडिविजुअली भी जो है वो एडमिनिस्टर की जा सकती है, और ग्रुप में भी जो है वो दोनों तरीके से जो है इसको एडमिनिस्टर किया जा सकता है, क्योंकि किसी भी इंडिविजुअल ने अपने बारे में, अपनी पर्सनैलिटी ट्रेट्स के बारे में इसमें से चेक करके बताना होता है। तो इसलिए ये जल्दी से, ये आसानी से ये काम हो जाती है। और जो हमने पहले पढ़ा कि गो जिसने CPI बनाई थी, उसकी जो है वो उसने इसको अपनी पर्सनैलिटी की ट्रेट्स उसने जो डिफरेंट एडजेक्टिव दिए थे उनको इसमें इस्तेमाल किया गया। और ये आमतौर पे यूज़ की जाती है पर्सनैलिटी को अप्रेज करने के लिए, पर्सनैलिटी की असेसमेंट करने के लिए, और इसके ज़रिए से जो है वो इंसान, और ये सारे जो आइटम्स हैं उनको जब जो ACL के अंदर उनको अल्फ़ाबेटिकली जो है वो अरेंज किया गया है। तो ये थी हमारी ऑब्जेक्टिव मेजरमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, जो मैंने आपको बताया। आमतौर पर ये सेल्फ रिपोर्ट इन्वेंट्रीज होती हैं, जिसमें इंडिविजुअल को अपने बारे में, अपनी जो पर्सनल ट्रेट्स हैं उसके बारे में डिफरेंट एडजेक्टिव्स के थ्रू जो है वो बताया जाता है। और एक इनमें से एक ऐसी थी MMPI, जो कि
मेंटल डिसऑर्डर्स को या मेंटल पेशेंट्स को जो है डायग्नोस करने के लिए और उनको असेस करने के लिए थी, बाकी सारी जो है वो नॉर्मल लोगों के लिए। और मैंने आपको बताया ये आर्मी में भी यूज़ होती हैं, सिविल में भी यूज़ होती हैं, और उसके साथ साथ एजुकेशन में यूज़ होती हैं, कैरियर काउंसलिंग में यूज़ होती हैं। तो ये था हमारा आज का लेक्चर। तो होपफुली इट विल बी गिव बेनिफिट टू यू। इफ सो, प्लीज़ like and share my video and subscribe to my channel. Thanks for watching.